गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हमने पढ़ा था राजस्थान के प्रमुख चौहान वंश जो कि कहाँ के अजमेर के चौहान हम पढ़ रहे थे। अजमेर के चौहानों में हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव। देखिए, बीसल देव के बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने एक नाटक लिखा था। कौन सा भाई? हरिकेली नाटक लिखा था। और किस भाषा में लिखा था? संस्कृत भाषा में लिखा था। देखो, विसल देव या विग्रहराज, क्या बीसल देव या विग्रहराज दोनों एक ही नाम है। देखिए, ये इतने विद्वान थे, इन्होंने एक नाटक लिख दिया। कौन सा? हरिकेली नाटक। और कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। देखिए, जो ये हरिकेली नाटक है, इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां आज भी हमें अजमेर के 2.5 दिन के झोपड़े में लिखी हुई है। और इसकी कुछ पंक्तियां इंग्लैंड का एक शहर है, ब्रिस्टल शहर, जहां पर राजा राम मोहन राय जो एक समाज सुधारक थे, उनका स्मारक बना हुआ है। वहां पर भी इस हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई है। देखिए, अगर बात करें हम चौहानों के स्वर्ण काल की, क्या चौहानों के स्वर्ण काल की बात करें तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को ही क्या कहते हैं? चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि इन्होंने पाठशाला बनवाई थी, इन्होंने पेयजल हेतु क्या बीसलपुर बांध का भी निर्माण करवाया था। कौन से बांध का? बीसलपुर बांध, जो कहां पर है? टोंक में स्थित है। देखिए, अगर बात करें आज इसके आगे नेक्स्ट जो अगले शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? सोमेश्वर। कौन बनते हैं भाई? सोमेश्वर बनते हैं। और देखिए, सोमेश्वर के बाद में भी कई छोटे शासक बनते हैं, लेकिन उनके बारे में इतना हम जिक्र नहीं करेंगे। और इसके बाद में जो सबसे शक्तिशाली महान शासक है, जिसका इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है, उसका नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान, जिसे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से जाना जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पृथ्वीराज चौहान। क्या है भाई आज का हमारा टॉपिक? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और ये बहुत ही कहते शक्तिशाली शासक थे। अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान की, हम इनके जन्म की बात करें तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म हुआ था, क्या भाई? जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1166 ईस्वी में हुआ था। और कहां पर हुआ था? अहिला पाटन गुजरात में हुआ था। कहां पर हुआ था? अहिला पाटन गुजरात। इनका जन्म कहां पर हुआ था भाई? पृथ्वीराज चौहान का 1166 ईस्वी अहिला पाटन गुजरात में हुआ था। अगर बात करें इनकी माता का क्या नाम था तो ध्यान रखना है, इनकी माता का नाम था कपूरी देवी। क्या था? कर्पूरी देवी। पृथ्वीराज चौहान के पिता के बात करें तो इनके पिता का नाम था सोमेश्वर। क्या नाम था भाई? सोमेश्वर। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि देखिए पृथ्वीराज चौहान महान शासक है तो इनके जन्म से लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखना इनका जन्म हुआ था 1166 में। कहां पर हुआ था? अहिला पाटन गुजरात में। और इनकी माता का जो नाम था वो क्या था भाई? कपूरी देवी था। और इनके पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर, जो एक अजमेर के क्या शासक थे। अब देखिए, अगर बात करें हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के उपनाम क्या थे, यानी इसको और अन्य किन किन नामों से जाना जाता था। देखिए, इनके उपनामों की बात करें हम, क्या अगर उपनामों की बात करें तो देखिए, उपनाम सबसे पहला इनका देखो, इसको अन्य नाम से देखो, इनको कहते थे राय पिथोरा। क्या कहते थे इनको? राय पिथोरा। राय पिथोरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय पिथोरा भी कहते हैं। अब देखिए, राय पिथोरा का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? राय पिथोरा का मतलब होता है युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। क्या भाई? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय इतने सूरवीर थे, इतने शक्तिशाली थे, इन्होंने कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई। इनको और अन्य नाम से क्या कहते हैं? इनको कहते हैं दल पुंगल।
क्या कहते हैं इनको? दल पुंगल भी कहा जाता है। और दल पुंगल का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। क्या होता है भाई? विश्व विश्व विजेता। ध्यान रखना, क्या उपनाम किसकी बात कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान के उपनाम क्या है? पहला नाम क्या है? राय पिथौरा। और राय पिथौरा का मतलब क्या होता है? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। और दूसरा नाम था इसका दल पुंगल। और दल पुंगल का मतलब क्या होता है? विश्व विजेता थे। ध्यान रखना, एक उपाधि और है, एक है दल पुंगल और एक है दल थम्मन। ध्यान रखना, जो दल थम्मन है वो किसकी उपाधि थी? वो थी गज सिंह की थी। किसकी थी भाई? ये उपाधि गज सिंह की थी। दल थम्मन। ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर दल थम्मन जो उपाधि थी वो किसकी थी भाई? गज सिंह की। किसकी थी? गज सिंह की। देखिए, बात कर रहे हैं किसकी हम? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। अगर बात करें इसके आगे, अगर बात करें इससे आगे, देखिए इनके सेनापति और प्रधानमंत्री। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय हैं जो कम उम्र में ही क्या बन गए थे? अजमेर के शासक राजा बन गए थे। देखिए इनका जन्म तो 1166 में हुआ था और ये मात्र 11 वर्ष की उम्र में, कितनी? मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1177 में क्या बन गए थे? ये अजमेर के क्या बन गए थे? शासक बन गए थे। तो ध्यान रखना, इनका जो शासन काल है वो है 1177 से लेकर 1192 ईस्वी तक। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले जाए कि पृथ्वीराज चौहान का शासन काल कितना है, तो 1177 से लेकर 1192 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। देखिए इनकी जो युद्धों की नीति थी वो थी दिग्विजय की नीति। कौन सी इनकी नीति? अगर आपसे पूछ ले जाए इनकी नीति कौन सी थी, तो नीति थी दिग्विजय नीति। दिग्विजय नीति। ध्यान रखना, इनकी कौन सी नीति थी? दिग्विजय। देखिए दिग्विजय का मतलब क्या होता? दिग का मतलब होता दिशाओं, चारों दिशाएं, चारों तरफ। और विजय का मतलब क्या होता? विजेता। यानी इनकी नीति की थी चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करने की नीति थी। देखिए अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान, क्या अगर बात करें इनके सेनापति की, कि इनके सेनापति कौन थे? सेनापति, तो ध्यान रखना इनके सेनापति का नाम था भुवनमल। क्या नाम था? भुवनमल। इनके सेनापति का क्या नाम था भाई? भुवनमल था। और इन्होंने प्रधानमंत्री किसको बनाया था? ध्यान रखना, इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था किसको? कैमास को। किसको बनाया था भाई? कैमास को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री बनाया था। इन्हीं कैमास को इतिहास में कदम्बदास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कदम्बदास के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अगर आपसे पूछ ले जाए पृथ्वीराज चौहान के सेनापति कौन थे, तो वो थे कौन? भुवनमल थे। और प्रधानमंत्री किसको बनाया था? कैमास। और ये इसे इतिहास में किस नाम से जानते हैं? कदम्बदास के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगर बात करें, देखिए शासक कब बने? क्या शासक कब बने? तो ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासक मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1177 में क्या बन गए थे? ये शासक बन गए थे। अजमेर के क्या बन गए थे? ये शासक बन गए थे इतनी छोटी उम्र में। तो देखिए ये कितने शक्तिशाली और कितने महान और कितने विद्वान होंगे। अब देखिए 1177 में शासक बने, तो देखिए इनकी उम्र क्या थी? छोटी थी। तो इनकी संरक्षिका कौन थी? तो ध्यान रखना, इस समय क्या जब शासक बने थे तो संरक्षिका, इनकी संरक्षिका थी वो थी इनकी माता। संरक्षिका, इनकी संरक्षिका कौन थी भाई? कपूरी देवी थी। कौन सी थी? कपूरी देवी। इनकी मां इनकी क्या थी भाई? संरक्षक बनी थी। तो देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया। एक बार देखिए दोबारा से, पृथ्वीराज चौहान तृतीय शासनकाल कब से कब तक है? 1177 से लेकर 1192। जन्म कब हुआ था? 1166। कहां पर हुआ था? अहिला पाटन गुजरात में हुआ था।
माता का नाम क्या था? कपूरी देवी था। पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर था। उपनाम, अगर इनको अन्य नाम से कौन कौन से नामों से जाना जाता है, यानी इनकी उपाधियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, इन्हें क्या कहते हैं? राय पिथौरा कहते हैं। और राय पिथौरा का मतलब क्या होता है? युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। और कहते थे दल पुंगल, और जिसका मतलब क्या होता है? विश्व विजेता। और है दल थम्मन की उपाधि किसकी है भाई? ये गज सिंह की है। किसकी है? गज सिंह की है। नीति कौन सी थी? दिग्विजय नीति थी। सेनापति कौन है? भुवनमल है। और इनकी जो संरक्षिका बनी थी वो कौन बनी थी? इनकी माता कपूरी देवी। इनकी क्या बनी थी भाई? संरक्षिका बनी थी। देखिए, अगर बात करें हम, ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो देखिए, इनको अंतिम हिंदू, क्या? अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट। क्या कहते हैं इनको? अंतिम हिंदू सम्राट भी कहते हैं। किनको भाई? पृथ्वी सिंह को। ध्यान रखना, एक दो उपाधियां हो रही, एक है हिंदू पथ। क्या नाम है भाई? हिंदू पथ। ध्यान रखना, हिंदू पथ, हिंदू पंथ। हिंदू पंथ किसे कहते हैं? सांगा को कहते थे। किसको कहते हैं? राणा सांगा को क्या कहते थे? हिंदू पंथ कहते थे। ध्यान रखना, एक है हिंदू बादशाह। क्या? हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह मालदेव को कहते हैं। ठीक है, हिंदू बादशाह किसको कहते हैं? मालदेव को कहते हैं। जबकि हिंदू पंथ किसे कहते हैं? सांगा को कहते हैं। जबकि अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहते हैं? पृथ्वीराज चौहान को भी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की गद्दी पर बैठने वाला क्या अंतिम सम्राट कौन सा था? क्या? भारत की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। तो ध्यान रखना, इसमें नाम किसका आता है? इसमें नाम आता है हेमू का। किसका नाम आता है भाई? हेमू का नाम आता है। नाम किसका आता है इसमें? हेमू का नाम आता है। देखिए, अब चलते हम आगे। हम बात किसकी कर रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान। हमने पढ़ लिया इनकी माता क्या नाम है, पिता क्या नाम है, नीति कौन सी है, सेनापति कौन है, इनके प्रधानमंत्री किसको बनाया था, संरक्षिका कौन बनी थी। देखिए, जब ये शासक बने थे 1177 में, तो देखिए इनके चाचा थे नागार्जुन। इन्होंने क्या, इनको क्या करना चाहा भाई? मारना चाहा। और इनके स्थान पर क्या खुद क्या बनना चाहते थे भाई? शासक, राजा बनना चाहते थे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और इनके चाचा कौन थे भाई? नागार्जुन थे। कौन थे भाई? नागार्जुन। देखिए, नागार्जुन ने 1178 में, कब भाई? 1178 में किस पर? पृथ्वीराज पर क्या किया? पृथ्वीराज चौहान पर क्या किया? आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और इसके स्थान पर क्या स्वयं क्या बनना चाहते थे भाई? शासक बनना चाहते थे। गद्दी पर, अजमेर की गद्दी पर स्वयं बैठना चाहते थे। देखिए, चाचा ने शासन क्या किया भाई? आक्रमण किया। कब किया था? 1178 में। ध्यान रखना, नागार्जुन का जब इसमें जो युद्ध हुआ था, इसमें सेनापति कौन था? वो था देवदत्त, देवभट्ट। कौन था भाई? देवभट्ट। और इधर पृथ्वीराज चौहान क्या थे भाई? 12 वर्ष की उम्र के थे। तो इधर इनके सेनापति कौन थे भाई? एक तो थे भुवनमल। कौन थे भाई? भुवनमल। और एक कौन थे भाई? कैमास। कौन थे? कैमास, जिसे क्या कहते हैं हम? कदम्बदास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम कदम्बदास भी कहते हैं। ध्यान रखना, इनके मध्य 1178 में युद्ध हुआ था, जिसे कहते हैं गुड़गांव का युद्ध। क्या कहते हैं? गुड़गांव का युद्ध। देखिए, नागार्जुन देखता है, सोचता है कि अभी पृथ्वीराज क्या है भाई? छोटा है, क्यों ना इसको सल्टा के क्या कर ले हम? शासक बन जाएं। तो देखिए, देवभट्ट की क्या, देवभट्ट ने सेना लेकर किस पर आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। लेकिन ध्यान रखना,
पृथ्वीराज चौहान तो छोटा था लेकिन भूवलमन और केमास थोड़ी छोटे थे। तो इन्होंने क्या इस गुड़गांव के युद्ध में नागार्जुन को क्या कर दिया भाई, परास्त कर दिया। और ध्यान रखना इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी और नागार्जुन मारा गया था। देखिए युद्ध कब हुआ था, 1178 में हुआ था। और कौन सा युद्ध बोलते से, गुड़गांव का युद्ध बोलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुड़गांव का युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना गुड़गांव का युद्ध 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और किसके मध्य, नागार्जुन के मध्य हुआ था। देखिए गुड़गांव क्या है भाई, एक है गुड़गांव और इनके बीच में और आगे है इसार। क्या है, इसार। इन दोनों क्षेत्रों के मध्य एक जाति पाई जाती है जिसका नाम है भंडानक जाति। कौन सी जाति है भाई, भंडानक जाति। जाति का नाम है भंडानक। देखिए गुड़गांव और हिसार इन दोनों के मध्य जाति पाई जाती है, कौन सी, भंडानक जाति। अब देखिए ये भंडानक जाति है, इसका प्रवेश भारत में बढ़ता ही जा, यानी ये भारत में अंदर आते ही जा रहे थे। तब पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि यार ये कौन भाई, भंडानक जाति, ये तो परेशान कर रखी है, बहुत ही ज्यादा क्या कर रखी है, परेशान कर रखी है, क्यों नहीं इनको क्या करें, इनका दमन कर दिया जाए। तो ध्यान रखना 1100 कब भाई, 1182 में। कब भाई, 1182 में। कब भाई, 1182 में पृथ्वीराज चौहान ने किसका, भंडानकों का क्या किया था, दमन किया था। क्या किया था, भंडानकों का क्या किया था भाई, जो भंडानक जाति थी इसका क्या किया था, दमन किया था। ध्यान रखना गुड़गांव और हिसार के मध्य जाति पाई जाती है, कौन सी, भंडानक जाति। और इनका दमन कब किया था, 1182 में। कब किया था, 1182 में। देखिए अभी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, इसके बाद में देखिए पृथ्वीराज चौहान और एक महोबा का शासक है परमर्दिदेव चंदेल। कौन है भाई, परमर्दिदेव चंदेल। इनके मध्य भी क्या होता है, युद्ध होता है। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, महोबा। महोबा और महोबा का जो शासक है वो कौन है, परमर्दिदेव चंदेल। महोबा का शासक कौन है, परमर्दिदेव चंदेल। ध्यान रखना महोबा का शासक कौन था भाई, परमर्दिदेव चंदेल था। अब ये परमर्दिदेव चंदेल क्या था, थोड़ा क्या मतलब कि ऐसे ही प्रवृत्ति का था ये, मतलब कि जो भी किसी के ऊपर भी क्या कर देता, आक्रमण कर देता, बिना सोचे समझे ही क्या कर देता था, ये आक्रमण कर देता था। अब एक बार इसका मुकाबला किससे हो गया भाई, पृथ्वीराज चौहान से हो गया। किससे हो गया मुकाबला, पृथ्वीराज चौहान से मुकाबला हो गया। किसका भाई, परमर्दिदेव चंदेल का। देखिए परमर्दिदेव चंदेल के दो सेनापति थे। कितने सेनापति थे भाई, दो सेनापति थे। एक का नाम था आला। क्या नाम था, एक का आल्हा और एक का नाम था उदल। परमर्दिदेव के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। और ये बहुत ही महान सेना, बहुत शक्तिशाली और बहुत ही महान सेनापति थे। इन्होंने, इन दोनों सेनापतियों ने परमर्दिदेव चंदेल को कई युद्धों में क्या विजय दिलाई थी। अब देखिए बात है 1182 की। कब है भाई, 1182 की। कब है, बात कब की है, 1182 की है। परमर्दिदेव चंदेल और किसके, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य युद्ध होता है। कौन सा, महोबा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है भाई, महोबा का युद्ध। महोबा का युद्ध। और इसी महोबा के युद्ध को क्या कहते हैं, तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रखना पृथ्वीराज चौहान तृतीय और महोबा का जो शासक है परमर्दिदेव चंदेल, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था। कभी 1182 को युद्ध हुआ था। और जिसे क्या कहते हैं, महोबा का युद्ध और तुमुल का युद्ध कहते हैं। देखिए परमर्दिदेव चंदेल के जो दोनों सेनापति थे, आला और उदल, ये दोनों सेनापति इस महोबा के, इस तुमुल के युद्ध में क्या होते भाई, मारे गए थे।
क्या गए थे, मारे गए थे। देखिए ये बहुत ही वीर सेनापति थे, बहुत ही शक्तिशाली सेनापति थे। एक इतिहासकार, एक लेखक है जिनका नाम है जगनिक। क्या नाम है, जगनिक। जगनिक ने इस आला और उदल के बारे में लिखा है, कुछ पंक्तियां लिखी है। देखिए क्या लिखा है इनके बारे में। इनके बारे में लिखा था जगनिक ने कि 12 बरस कुक्कर जिए, क्या 12 बरस कुक्कर जिए, 13 बरस क्या सियार, 12 बरस कुक्कर जिए, 13 बरस सियार, और 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार। किसने लिखा था ये, जगनिक ने लिखा था। किसने लिखा था भाई, जगनिक ने लिखा था। किसके लिए लिखा था ये, आला और उदल के लिए लिखा था। अब देखिए इस युद्ध में किसकी जीत होती है, पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, और परमर्दिदेव चंदेल की क्या होती है, हार होती है। ध्यान रखना, परमर्दी जो महोबा है, परमर्दिदेव चंदेल है, ये क्या गया था, हार गया था। अगर इसके बाद में बात करें हम कि अगला युद्ध कौन सा लड़ा था, किसने भाई, पृथ्वीराज चौहान ने। देखिए पृथ्वीराज चौहान कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। गुजरात का चालुक्य, पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गुजरात का चालुक्य शासक था भीम सिंह द्वितीय। कौन था, भीम सिंह द्वितीय। कहां का भाई, गुजरात का चालुक्य शासक। चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय। देखिए पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गुजरात का चालुक्य शासक कौन था, भीम सिंह द्वितीय था। कौन था भाई, भीम सिंह द्वितीय था। किसके समकालीन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन। देखिए पृथ्वीराज चौहान ने भीम सिंह द्वितीय पर क्या करे थे, आक्रमण की थी। क्या कहते हैं भाई, आक्रमण किया था। और कब किया था, ये किया था 1184 ईस्वी में। कब किया था भाई, 1184 ईस्वी में। किसने, पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात की चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय पर आक्रमण किया था। और देखिए ये आक्रमण क्यों किया था, इसका क्या कारण है। देखिए भीम सिंह द्वितीय, इस आक्रमण का पहला कारण है क्या, भीम सिंह द्वितीय पर पृथ्वीराज चौहान द्वारा आक्रमण करने का जो पहला कारण है वो है सोमेश्वर। कौन है भाई, सोमेश्वर। देखिए सोमेश्वर कैसे भाई, देखिए पृथ्वीराज चौहान के पिता क्या नाम था, सोमेश्वर था। और इन सोमेश्वर को क्या इनकी हत्या करवाने में किसका हाथ था भाई, भीम सिंह द्वितीय का हाथ था। यानी इस कारण इन्होंने क्या किया भाई, क्या किया, जो गुजरात का चालुक्य शासक इन पर क्या किया था, आक्रमण किया था। नंबर 2 बात करें आक्रमण की, वो थी आबू की एक राजकुमारी। कहां की, आबू की राजकुमारी। आबू की राजकुमारी जिसका नाम था इच्छिणी। क्या नाम था, इच्छिणी। देखिए आबू की एक राजकुमारी थी, कौन सी भाई, इच्छिणी। इच्छिणी। देखिए पृथ्वीराज चौहान द्वितीय तृतीय द्वारा भीम सिंह द्वितीय पर आक्रमण करने के कितने कारण थे, 2 कारण थे। पहला है सोमेश्वर और दूसरा आबू की राजकुमारी इच्छिणी। देखिए क्या होता है, आबू की जो राजकुमारी इच्छिणी है, कौन, आबू की जो राजकुमारी इच्छिणी है, देखिए इस राजकुमारी से प्रेम कौन करता, भीम सिंह द्वितीय प्रेम करता है। और ये किससे शादी करना चाहती है भाई, ये किससे शादी करना चाहता है, इच्छिणी से शादी करना चाहता है। ध्यान रखना, लेकिन इच्छिणी जो प्रेम करती है वो किससे करती है, पृथ्वीराज चौहान से करती है। यानी भीम सिंह किससे प्रेम करता है, इच्छिणी से करता है। जबकि इच्छिणी किससे प्रेम करती है, भीम सिंह से नहीं करती है, किससे करती है, पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है। क्या तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। अब देखिए इन दोनों कारणों से लेकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने चालुक्य शासक भीम सिंह द्वितीय पर क्या किया था, आक्रमण किया था। क्योंकि वो किससे शादी करना चाहता था, इच्छिणी से शादी करना चाहता था। जबकि इच्छिणी किससे शादी करना चाहती थी, पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। अब देखिए
1184 में क्या हुआ, युद्ध हुआ। कब हुआ, 1184 में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में भीम सिंह द्वितीय क्या हुआ, मारा गया। क्या हुआ, और पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान ने जो, यह है नागौर का युद्ध है। ये कौन सा युद्ध है, ये नागौर का युद्ध है। ध्यान रखना, कब हुआ था, 1184 में। कौन सा युद्ध है, नागौर का युद्ध। किस किस के मध्य हुआ था, भीम सिंह द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ था। और देखिए भीम सिंह द्वितीय, क्या भीम सिंह द्वितीय इसमें क्या हो गया था, हार गया था। और यहां का शासन यानी शासन की बागडोर राजा किसको बनाया था, पुंजन राय को बनाया था। किसको बनाया था भाई, पुंजन राय। सौंपकर पुंजन राय को यहाँ का शासन सौंप कर चले गए थे। कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। अब देखिए इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान के जो आगे अगला युद्ध है वो कौन सा है, पृथ्वीराज चौहान। देखिए पृथ्वीराज चौहान और एक कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। कहां का भाई, कन्नौज। कन्नौज ध्यान रखना कहां पर पड़ता है, यूपी में पड़ता है। कहां पर है कन्नौज, वर्तमान में यूपी में है। कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल। कन्नौज का शासक कौन था भाई, जयचंद गढ़वाल है। कन्नौज का शासक कौन है भाई, जयचंद गढ़वाल है। अब देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय और कन्नौज का शासक कौन, जयचंद गढ़वाल। इन दोनों के मध्य भी आपसी क्या थी भाई, दुश्मनी थी। और देखिए दुश्मनी क्यों थी, इसे जयचंद गढ़वाल की एक पुत्री थी। क्या भाई, कौन थी भाई, पुत्री, जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था, संयोगिता। क्या, जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी जिसका क्या नाम है, संयोगिता है। अब देखिए इनके मध्य शत्रुता कैसे थी। एक बार की बात है कि पृथ्वीराज चौहान गया हुआ था कहां पर, दिल्ली। कहां पर गया हुआ था भाई, दिल्ली गया हुआ था। और संयोगिता भी कहां पर गई हुई थी, दिल्ली। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो क्या मामा जी, मामा वो भी कहां थे, दिल्ली थे। और संयोगिता की भी कहां पे है भाई, दिल्ली थी। तो दोनों ही कहां पर गए हुए थे, दिल्ली गए हुए थे। और दोनों को वहीं पर क्या हो गया था, प्रेम हो गया था। क्या हो गया था भाई, लव हो गया था। दोनों को वहां पर क्या हो गया था, लव हो गया था। और इस बात का पता किसको चलता है भाई, जयचंद गढ़वाल को इस बात का पता चलता है। जयचंद गढ़वाल को जब इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत कहां पर जाता है, दिल्ली जाता है। और अपनी पुत्री को कहां पर ले आता है, कन्नौज ले आता है। तो जयचंद गढ़वाल क्या करता है, अपनी पुत्री को कहां पर लाता है, कन्नौज ले आता है। कहां से, दिल्ली से। और वहां पर कन्नौज लाकर कहता है कि बेटी मैं तेरा क्या करूंगा, स्वयंवर रचाऊंगा। क्या करूंगा, मैं तेरा स्वयंवर कराऊंगा। इतनी बात सुनते ही संयोगिता के तो होश उड़ गए कि स्वयंवर कि पिताजी नहीं, मैं किससे प्रेम करती हूं, मैं किससे लव करती हूं, पृथ्वीराज चौहान से लव करती, तो मैं उससे ही क्या करूंगी, शादी करूंगी। कि जयचंद गढ़वाल नहीं माना, बोला कि बेटी तेरा तो क्या होगा, स्वयंवर होगा। और उसमें देश के सबसे शक्तिशाली, बुद्धिशाली, विद्वान, कहीं विद्वान क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं होगा, पृथ्वीराज चौहान शामिल नहीं होगा। अब देखिए भाई जयचंद गढ़वाल ने क्या रचाया भाई, स्वयंवर रचाया। और उस स्वयंवर में देश के सबसे महान शक्तिशाली शासकों को बुलाया। लेकिन किसको नहीं बुलाया भाई, किसको निमंत्रण नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को निमंत्रण नहीं दिया। और इसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बेइज्जती के लिए क्या किया, इसका एक पुतला बनाकर, क्या पुतला बनाकर एक द्वारपाल के रूप में, जहां पर हम क्या करते हैं अपने चप्पल जूते खोलते, वहां पर उनका क्या पुतला बनाकर वहां पर रखवा दिया। अब जब स्वयंवर हुआ, सब राजा महाराजा बैठे थे, तब जयचंद गढ़वाल ने अपनी पुत्री संयोगिता को बुलाया और कहा कि बेटी इनमें से तेरे को जो भी पसंद है उनके क्या डाल दे, वरमाला डाल दे। क्या डाल दे, वरमाला डाल दे। अब देखिए संयोगिता को तो कौन दिख रहा था, देखिए जो प्रेम में अंधा होता है उसको तो वही वो दिखता है। और संयोगिता को भी वही दिख रहा था, कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान दिख रहा था।
देखिए संयोगिता क्या होती है, चारों तरफ नजर देखती है, और संयोगिता को जब किसकी प्रतिमा दिखती है, पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा दिखती है, और वहीं पर क्या कर देती है भाई, उसी को क्या कर देती है, वरमाला डाल देती है। और वहां पर तब क्या आ जाते, कौन आ जाते, पृथ्वीराज चौहान भी आ जाते हैं, और संयोगिता को उस स्वयंवर में से क्या उठवा लेते हैं। तो ध्यान रखना, इसके कारण क्या, इसके कारण ही पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल के मध्य क्या थी भाई, दुश्मनी थी। क्या थी भाई, दुश्मनी थी। और इस जयचंद गढ़वाल ने ही तराइन के प्रथम युद्ध में 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में किसकी सहायता नहीं की थी, पृथ्वीराज चौहान की सहायता नहीं की थी। किसकी सहायता की थी, मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। अब देखिए इसके बाद में बात करें पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान और एक गजनी का शासक था मोहम्मद गोरी। कौन था भाई, मोहम्मद गोरी। देखिए मोहम्मद गोरी ने क्या, मोहम्मद गोरी ने 1191 में, कब भाई, 1191 में किस पर आक्रमण किया था, पृथ्वीराज चौहान पर क्या किया था, आक्रमण किया था। और युद्ध कौन सा हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। और इस जो तराइन के प्रथम युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने किसकी सहायता की थी भाई, मोहम्मद गोरी की सहायता की थी। ध्यान रखना, मोहम्मद गोरी कहां का था, गजनी का शासक था। कहां का था भाई, गजनी का शासक था। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कहां पर हुआ था, ये हुआ था हिसार हरियाणा में। जो तराइन का मैदान है वो कहां पर है भाई, हरियाणा में। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ वो कहां पर हुआ था, हिसार हरियाणा में हुआ था। और कब हुआ था, 1191 में हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था, तो ध्यान रखना जो तराइन का प्रथम युद्ध है ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, विजय हुई थी, और मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। क्या हुई थी भाई, हार हुई थी। मोहम्मद गोरी क्या अपनी जान बचाकर युद्ध से भाग गया था। अब देखिए भाई इसके बाद में मोहम्मद गोरी क्या कहता है, किसको भाई, पृथ्वीराज चौहान को, कि पृथ्वीराज चौहान तुम मेरी अधीनता स्वीकार कर ले। अब पृथ्वीराज चौहान सोचता है कि यार कैसा शासक है, मेरे से हार गया और मेरे को ही क्या कर रहा है, अधीनता स्वीकार करने के लिए बोल रहा है। तब क्या होता है, मोहम्मद गोरी कहता है कि पृथ्वीराज तू मेरी अधीनता स्वीकार मत कर, क्या कर ले, संधि कर ले मेरे से। क्या कर ले, मैं तेरे को अधीनता स्वीकार करने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे से क्या कर ले, तू संधि कर ले। तो ध्यान रखना, संधि के लिए जो पत्र भेजा था वो क्या, संधि के लिए जो पत्र भेजा था वो रुकनुद्दीन हमजा को भेजा था। किसको भेजा था, रुकनुद्दीन संधि के लिए जो पत्र भेजा था वो किसको देके भेजा था, रुकनुद्दीन हमजा को देकर भेजा था। और ध्यान रखना क्या, अब बात कब की है, 1192 की है। ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान और इधर कौन है भाई, मोहम्मद गोरी है। कौन है, मोहम्मद गोरी। देखिए 1192 क्या बोला था कि हम क्या करेंगे भाई, संधि करेंगे। क्या करेंगे, हम संधि करेंगे। और पृथ्वीराज चौहान ज्यादा सेना लेकर नहीं जाता है, थोड़ी सेना लेकर ही कहां पर चला जाता है, हिसार, वहीं उसी मैदान में चला जाता है। इधर मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ थे, इसने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान के साथ ही धोखा किया है। क्या किया था, धोखा किया था। और इन दोनों के मध्य यहीं पर क्या हो गया था, युद्ध हो गया था, जिसे कहते हैं हम तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था, 1192 ईस्वी में होता। और कहा जाता है कि इस युद्ध में, किसमें, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, हार हुई थी।
और मोहम्मद गोरी क्या हुई थी, विजय हुई थी। और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को क्या बंदी बनाकर कहां ले गया था, इसको गजनी ले गया था। कहां ले गया था भाई, गजनी ले गया था। किसको भाई, पृथ्वीराज चौहान को कहां ले गया था, गजनी। और गजनी कहां पर पड़ता है, अफगानिस्तान में। ध्यान रखना, अगर वर्तमान की बात करें गजनी कहां पर है, तो वर्तमान में गजनी कहां पर है, अफगानिस्तान में है। देखिए पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर कहां ले गए थे, अफगानिस्तान में ले गए थे। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी बंदी बनाकर तो ले गए। देखिए क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि बहुत महान विद्वान है जिनका नाम है चंद्रबरदाई। क्या नाम है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई। कौन थे भाई, चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई ने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो। जबकि इस ग्रंथ को पूरा किसने किया था, जलहण ने किया था। इन्हीं के दत्तक पुत्र थे जलहण। ग्रंथ को पूरा किसने किया था, जलहण ने। किसने पूरा किया था भाई, जलहण ने पूरा किया था। अब देखिए एक शासक है जयानक भट्ट। कौन है भाई, जयानक भट्ट, जो भी किसके, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ कौन सा लिखा था इन्होंने, पृथ्वीराज विजय क्या लिखा था, ग्रंथ लिखा था। अब देखिए चंद्रबरदाई जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा, पृथ्वीराज रासो। और इस पृथ्वीराज रासो को पूरा किसने किया था, इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। अब देखिए क्या होता है, जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को कहां पर, गजनी ले जाता है। क्या बंदी बनाकर कहां ले जाता है, गजनी ले जाता है। और उसकी क्या फोड़ देता है भाई, आंखें निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है, आंखें निकाल लेता है। और उसको क्या कर देता है, अंधा कर देता है। और वहां पर पहुंच जाता है कौन है भाई, चंद्रबरदाई। कौन पहुंच गया वहां पर, चंद्रबरदाई पहुंच गया कहां पर, गजनी पहुंच गया। अब देखिए चंद्रबरदाई गजनी पहुंच गया। और गजनी जाकर किसको, मोहम्मद गोरी को क्या कहता है, मोहम्मद गोरी को चंद्रबरदाई कहता है कि गोरी, क्या कहता है कि मोहम्मद गोरी कि हमारा जो शासक है पृथ्वीराज चौहान इतना शक्तिशाली है, ये अंधा हो गया है, लेकिन अभी भी तेरे को क्या कर सकता है, ये मार सकता है। यार पृथ्वीराज चौहान इतना शक्तिशाली है, मोहम्मद गोरी ने ये क्या इनकी शक्ति का क्या आकलन नहीं किया था, कि देखा कि ठीक है हम ये एक सत्य जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि ये अंधा होकर भी मेरे को कैसे मार सकता है। तो क्या होता है, अब देखिए मोहम्मद गोरी और चंद्रबरदाई के मध्य अब यहां पर क्या घटना घटित होती है। देखिए चंद्रबरदाई ने क्या कहा मोहम्मद गोरी को, कि मोहम्मद गोरी कि जो हमारा राजा है, कौन भाई, पृथ्वीराज चौहान जो है, ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, यानी शब्दों के माध्यम से बाण चलाना जानते हैं। और ये जिस दिशा से आवाज आती है उसी दिशा में क्या बाण छोड़ सकते हैं। तो यार पर जो मोहम्मद गोरी सोचता है कि यार ऐसा कैसा शासक है, शब्द भेदी बाण, आवाज के आधार पर बाण चला देता है। तब वो देखता है कि चलो ठीक है, आज हम यही देख लेते हैं। अब देखो सभा में कौन आ जाते हैं, मोहम्मद गोरी बैठ जाते हैं, राजा महाराजा कहीं बैठे हैं वहां पर, कहीं विद्वान उसके मंत्री बैठे हैं। अब जो गद्दी पर कौन बैठा भाई, मोहम्मद गोरी बैठा है। कौन बैठा है, मोहम्मद गोरी बैठा है। और क्या है, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष और क्या बाण दे देते, क्या देते हैं, पृथ्वीराज चौहान के हाथ में धनुष बाण दे देते हैं। तब मोहम्मद गोरी की ओर इशारा करता है कि देखो कि आप राजा हो, और हमारे राजा कब क्या कहेंगे, हमारे राजा आप आदेश देंगे ना तभी क्या चलाएंगे भाई, बाण चलाएंगे। तब चंद्रबरदाई कहता है कि 8 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। ये कविता, ये लाइन किसने की थी भाई, ये चंद्रबरदाई ने की थी। किसको कही है, पृथ्वीराज चौहान को कहा कि 8 बांस क्या 4 बांस 24 गज
4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। और किसने भाई, पृथ्वीराज चौहान ने क्या लगाया, निशाना लगाया, और किसके जाके लगा, मोहम्मद गोरी के सिर में जाके लगा, और वहीं पर क्या हो गया था, वो मर गया था। तो ऐसे किसकी मृत्यु हो गई भाई, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। और कहा जाता है कि वहीं पर पृथ्वीराज चौहान ने किसको, चंद्रबरदाई को मारा था, और चंद्रबरदाई ने किसको मारा था भाई, पृथ्वीराज को मारा था। और यहीं पर क्या, देखिए अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान के घोड़े, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े का क्या नाम था, तो ध्यान रखना नाट्य रंभा। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है नाट्य रंभा, ये इनके क्या नाम है, घोड़े का नाम है। तो यहीं पर क्या, पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल समाप्त हो जाता है कभी 1192 में। और ध्यान रखना इसके बाद में क्या, इसके बाद में जो अजमेर के चौहान है ये कहाँ चले जाते हैं, रणथंभौर चले जाते हैं। और कहां पर, रणथंभौर में जो गोविंद राज है उसने कहां पर चौहानों की क्या की भाई, इस चौहान वंश की क्या करता है, वहां पर स्थापना करता है, कहां पर, रणथंभौर में। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही, और इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो कहां के चौहान पढ़ेंगे, रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।